वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। आप रियल लाइफ में जितने भी लिक्विड्स देखते हो बेसिकली वो प्योर सब्सटेंस ना होकर सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहली बात है कि होते क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब मिक्स होके एक फेज में आ जाएं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। और उसके अलावा सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में होंगे उनको बोलेंगे हम सोल्यूट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। सोल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे किसी भी एक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर एक ही सॉल्वेंट होगा एक टाइम पे। लिक्विड एक से ज्यादा हो सकते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलना है, जो कम अमाउंट में होगा या होंगे वो सोल्यूट होंगे। फिर दूसरी बात ये कि क्या जरूरी है कि दो चीजें यानी कि एक सोल्यूट और एक सोलवेंट हर एक प्रोपोर्शन में, हर एक कंपोजिशन में एक साथ मिक्स किए जा सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं या फिर कुछ ऐसे सोल्यूट सोलवेंट पेयर होते हैं जिनका एक सर्टेन अमाउंट तक तो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होगा, मिक्स होगा। उससे अगर ज्यादा अमाउंट कर दें हम सोल्यूट का तो वो उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो सकेगा। तो ये भी जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी प्रोपोर्शन में ये जो चीजें हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स की जा सकती हैं। कुछ सर्टेन वेरिएशन कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है कि भी इससे ज्यादा अमाउंट ये डिजोल्व नहीं करेगा, वो होमोजीनियस नहीं रहेगा। जब तक होमोजीनियस है तब तक हम सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद है सोल्यूट इन सोलवेंट, यानी कि हम जो भी किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे उसके अंदर ये कहेंगे कि दिस सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन दैट सोलवेंट। मींस आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सोल्यूट है सोल्यूट सोलवेंट में डिसॉल्व है ये बोलना होगा। जैसे अगर हम बात करें वाटर के अंदर मिनरल्स हैं तो हम कहेंगे मिनरल इन वाटर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मिनरल इन वाटर। वाटर इन मिनरल नहीं बोलेंगे, मिनरल इन वाटर बोलेंगे। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जब दोनों ही लिक्विड हो, जैसे कि अल्कोहल वाटर सिस्टम है। अल्कोहल खुद C2H5OH क्या है, इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड है। वाटर भी एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। हम रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें, अगर 20 ml अल्कोहल 80 ml वाटर के अंदर डाली जाए तो टोटल सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 100 ml होगा। और उस 100 ml में से 20 ml अल्कोहल है, 80 ml वाटर है, तो हम बोलेंगे अल्कोहल इन वाटर सॉल्यूशन। लेकिन अगर 80 ml अल्कोहल में 20 ml वाटर डाल दिया जाए तो हम बोलेंगे वाटर इन अल्कोहल सॉल्यूशन। मींस सोल्यूट इन सोलवेंट। जो कम अमाउंट वाला है वो ज्यादा अमाउंट में डाला जाता है, जो कम अमाउंट का है वो ज्यादा अमाउंट वाले कंपोनेंट के अंदर डाला जाता है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, यानी जो आपने सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डाला है, जो भी सोल्यूट है वो सोलवेंट में मिक्स किया है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है परसेंटेज। परसेंटेज दो तरीके से हो सकती है, एक तो बाई वेट, दूसरी बाई वॉल्यूम। अगर आपका जो सोल्यूट है उसका अमाउंट वेट में आपको पता है कि कितने ग्राम है, और टोटल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी आपको टोटल वेट पता है, तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज W/W। मींस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितने परसेंट है। मींस आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल और 20 ग्राम आपका सोल्यूट है, तो 20/100 मींस 20% बाई वेट। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, मींस सोल्यूट का तो आपको अमाउंट पता है वेट में यानी ग्राम्स में, और सोलवेंट और सॉल्यूशन टोटल अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन का आपको पता है कि वॉल्यूम कितना बन रहा है, तो आप उसके अंदर क्या बोलोगे, परसेंटेज वेट बाई
वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड चीज आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है वो होती है ग्राम्स पर लीटर, मींस जो भी अमाउंट है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना है। मींस 30 ग्राम अगर NaOH हम ले लेते हैं, 30 ग्राम NaOH 1 लीटर में अगर डाल दिया जाए तो ये क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ होगी इतने ग्राम पर लीटर। यानी ग्राम पर लीटर में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम पर लीटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्ट्रेंथ है। इसके बाद बात आती है मोलैरिटी की। मोलैरिटी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। यानी आपके पास मान लिया NaOH की मैं बात करूं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका मोलिकुलर वेट होता है 40 ग्राम पर मोल। अब जो NaOH है इसका मैं 40 ग्राम लेके और 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन बना लेता हूं वाटर का, 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन बना लेता हूं, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं NaOH के, 1 मोल। क्यों? क्योंकि 40 ग्राम आपने डाला है और 40 ग्राम ही इसका क्या है, मोलिकुलर वेट है। तो 1 मोल हो गया 40 ग्राम में, 1 मोल आपने NaOH किस में डाल दिया, 100 ml 1 लीटर वाटर के अंदर या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, 1 मोल, यानी 1 मोल डिसॉल्व्ड पर लीटर। अगली बात आती है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी में हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स, हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाला, जितने ग्राम आपका सोल्यूट था उसको डिवाइड किया सोल्यूट के मोलिकुलर वेट से, जितने मोल आए वो क्या हुई, मोलैरिटी हुई, डिसॉल्व जितने थे। इसके बाद जो नॉर्मेलिटी है उसमें क्या है, जो आपका अमाउंट आप डिसॉल्व कर रहे हो, टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी सोल्यूट का, उस अमाउंट इन ग्राम्स को किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। यानी यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करने पड़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे, देखो जो मोलिकुलर वेट है वो तो उसके टोटल जितनी भी स्पीशीज उसके अंदर हैं, जैसे NaOH की मैं बात करूं, सोडियम का मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा। अब मोलिकुलर वेट के डिवाइड में हमें क्या करना है, मोलिकुलर वेट के डिवाइड में हमें करना है एक्स फैक्टर। नाउ व्हाट इज एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर इज द चार्ज ऑन द कैटायन। यानी अगर आपके पास कोई साल्ट है जैसे NaOH, इसके अंदर जो कैटायन क्या है, सोडियम, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब मोलिकुलर वेट की बजाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट से अगर हम अमाउंट को डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे। ठीक है, देखो मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व हैं वही उसकी क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी। NaOH के केस में जो मोलिकुलर वेट है 40, उसको किससे डिवाइड करेंगे, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे। इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है और मोलिकुलर वेट है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। मान लिया आपके पास कोई ऐसी दूसरी स्पीसीज है जैसे कॉपर सल्फेट है, CuSO4। कॉपर सल्फेट में आपको पता है कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2। अब कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है तो जो टोटल इसका मोलिकुलर वेट होगा, उसको कितने से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व्ड हैं सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, ग्राम नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन की होगी। उसके बाद बात आती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। मींस जो मोलैरिटी हमने बात की ये क्या था कि टोटल सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम कितना है, नॉर्मेलिटी बात की कि टोटल सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम कितना है। लेकिन मोलैलिटी में जो हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जो सोलवेंट हमने लिया वो कितना था वेट में। यहां पे क्या था, वॉल्यूम की बात थी,
और वो भी किसकी, टोटल सॉल्यूशन की। यहां पे हम बात करेंगे किसकी, सोलवेंट की, और वो भी कितनी, वेट की। यानी सोल्यूट के कितने मोल 1 किलोग्राम सोलवेंट में डिजोल्व किए गए। अब उसका वॉल्यूम कितना बनता है वो अलग इशू है। 1 लीटर आता है या उससे ज्यादा आता है, उससे कम आता है, लेकिन आपका जो सोलवेंट है उसका अमाउंट 1 किलोग्राम होना चाहिए। 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद बात आती है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनका फ्रैक्शन। जैसे आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है, मान लिया एक कंपोनेंट क्या है आपका C1, दूसरा कंपोनेंट है C2। C1 को C2 में डिसोल्व किया गया है, C1 आपका सोल्यूट है और C2 आपका सोलवेंट है। उस सिनारियो में जो C1 है उसके नंबर ऑफ मोल्स मान लिया N1 है, और जो C2 है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, N2 है। यानी सोल्यूट कितना, N1 मोल्स, सोलवेंट कितना, N2 मोल्स। जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो कितने होंगे, सोल्यूट और सोलवेंट का सम, यानी N1 प्लस N2। अब मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की। अगर मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का, तो मैं क्या करूंगा, जो सोल्यूट है N1 है उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे पार्टिकल्स के, सोल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी, दोनों के ऐड करके उनसे मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अगर मैं सोलवेंट यानी कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा, कंपोनेंट 2 के कितने मोल है, N2 मोल्स, डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मींस जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन। अब अगर आपको जो मोल फ्रैक्शन निकालना है एक कंपोनेंट का और दूसरे का आपको पता है टोटल 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मुझे निकालना है कंपोनेंट 2 का, ठीक है, कंपोनेंट 1 का मेरे पास पहले से ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो 1 आना है। देखो C2 का मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन N1 प्लस N2, C1 का मोल फ्रैक्शन N1 अपॉन N1 प्लस N2, दोनों को सम करो, सम करोगे तो N1 प्लस N2 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, N1 प्लस N2 ऊपर क्या आएगा, N2 प्लस में यहां से N1, टोटल क्या होगा, N2 प्लस N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 मींस 1। तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आना है, सारे कंपोनेंट का अगर मिला दिया जाए तो 1 आना है। तो अगर आपके पास एक कंपोनेंट का मान लिया C1 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C1 आपको पता है, आपको C2 का निकालना है, तो आपको पता है मोल फ्रैक्शंस का जो सम है वो क्या है, 1 है। x ऑफ C1 प्लस x ऑफ C2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, C2 के मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए, x ऑफ C2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 में से दूसरे का या फिर बाकी सारों का मोल फ्रैक्शन क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। x C1 और जितना मोल फ्रैक्शन बाकी का होगा निकल के किसका बच जाएगा, C2 कंपोनेंट यानी उस कंपोनेंट का बच जाएगा। बात आती है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है कि अमाउंट जो है आपने पहले मोल्स में लिया था मोल फ्रैक्शन में, अब उनका वेट ले लो। जो वेट या फिर मास है एक कंपोनेंट का, मान लिया कंपोनेंट 1 का C1 का मास M1 है, उसको अगर आप टोटल के वजन से, टोटल जो मास है दोनों कंपोनेंट का उससे डिवाइड करते हो, जैसे M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो ये क्या होगा, ये होगा मास फ्रैक्शन किसका, पहले कंपोनेंट का। अगर मास फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट का निकालना है तो क्या होगा, M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो इस तरीके से जो मास फ्रैक्शन है वो क्या होगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास डिवाइड बाई टोटल मास सारे सोल्यूट और सोलवेंट का, जितने भी सोल्यूट हैं उन सब का और सोलवेंट का।
अब ये तो बात हो गई कि हम किस किस तरीके से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि सोल्यूट कितना है, सोलवेंट कितना है, हम कंपोजिशन को किस किस तरीके से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली टर्म की, जो कि है फ्यूगेसिटी। देखो, हम जब आइडियल गैस की बात करते हैं वहां हम बात करते हैं प्रेशर की, बट रियल गैसेस के केस में, क्योंकि कोई भी गैस आइडियल तो है नहीं, हमने सारी एक्सप्रेशन कैसे निकाली है, गैस को आइडियल मान के, तो अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं रियल गैसेस की। अब रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस से अलग है। तो जो प्रेशर की टर्म है, आइडियल गैस में हम मानते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कोई फोर्स अट्रैक्शन का या रिपल्शन का नहीं लगाता, जस्ट कोलिजन होता है, उसकी वजह से प्रेशर होता है। बट रियल गैसेस के केस में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी कर सकता है। तो जो इंटरेक्शन होती है रियल गैस पार्टिकल्स की, उसको अगर हम कंसीडर करें तो जो प्रेशर की टर्म है वो एज इट इज सेम नहीं आएगी। हमें अगर आइडियल गैस वाली इक्वेशन में पुट करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रेशर के लिए कोई सब्स्टिट्यूट देंगे, जो प्रेशर तो नहीं होगा, प्रेशर से कोई एक अलग चीज होगी, बट वो प्रेशर का प्रतिनिधित्व करेगा, उसका सब्स्टिट्यूट बन के काम करेगा। तो फ्यूगेसिटी क्या है, फ्यूगेसिटी क्या है, सब्स्टिट्यूट है रियल गैसेस के लिए प्रेशर का। यानी जो हम प्रेशर की बात करते थे आइडियल केस में, रियल गैसेस के केस में हम बात किसी करेंगे फ्यूगेसिटी की। अब बात करते हैं एक्टिविटी की। जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन के अंदर तो प्रेशर होता नहीं, तो फ्यूगेसिटी वाली बात नहीं चलेगी, वहां हमें कंसंट्रेशन की बात करनी है कि कौन सा सॉल्यूट कितनी कंसंट्रेशन में है। बट जो कंसंट्रेशन होगी, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है उस केस में तो ठीक है, जितना अमाउंट प्रेजेंट है उतना ठीक है। बट रियल सॉल्यूशन के केस में, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके केस में अगर हम बात करें, तो जो कंसंट्रेशन है वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। तो उस केस में हमें कंसंट्रेशन का भी सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होगी, कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूट होगी रियल सॉल्यूशन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अब एक टर्म आती है एक्टिविटी कोफिशिएंट यानी कि गैमा। जो हमने फ्यूगेसिटी की बात की थी, फ्यूगेसिटी यानी कि एफ, वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है। प्रेशर हम आइडियल के केस में बोलते हैं, फ्यूगेसिटी रियल के केस में बोलते हैं। ठीक है। और जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हम लिखते हैं ए से और कंसंट्रेशन को लिखते हैं सी से। अब ये एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट गैमा है वो गैमा इक्वल होता है किसके, फ्यूगेसिटी के केस में फ्यूगेसिटी डिवाइड बाई प्रेशर। यानी एक रियल गैस का प्रेशर क्या है और उसकी फ्यूगेसिटी क्या है, उनकी रेशो को क्या बोलेंगे, गैमा बोलेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलेंगे। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, ये तो किसकी, गैसेस के केस में था, सॉल्यूशन के केस में जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो इक्वल होता है एक्टिविटी ऑफ दैट सोल्यूट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट। यानी कि जो टोटल एक्टिविटी है, एक्टिव रहेगा जितना सब्सटेंस रिएक्शन के लिए, डिवाइड बाई टोटल कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट। अब एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 कब होगी, जब एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होगी। एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम कब हो सकती है, जब सॉल्यूशन आइडियल हो, जब एक पार्टिकल उस सोल्यूट का दूसरे सोल्यूट के पार्टिकल से इंटरेक्शन ना कर रहा हो, तभी तो वो अवेलेबल रहेगा। अगर वो अवेलेबल रहेगा तो वो आइडियल केस हो जाएगा। आइडियल केस हुआ तो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर होंगी, यानी कि गैमा की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम केस गैसेस का है। गैसेस में जो रियल गैसेस हैं, अगर उन पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन ना हो तो उनका जो प्रेशर है वही उसकी फ्यूगेसिटी होगी। अगर फ्यूगेसिटी और प्रेशर दोनों की वैल्यू सेम होती है, एफ और पी की वैल्यू सेम आती है, तो एफ अपॉन पी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म जिनको पढ़ना जरूरी है सॉल्यूशंस के चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए।